नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। तो दोस्तों मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा, दोस्तों आपकी पूरी सहायता करूंगा, ठीक है। और जैसे आज मैंने हिंदी की ताबड़तोड़ क्लास भी दोस्तों दी थी, और आज मैं कोशिश करूँगा जैसे आज जो है अभी जो क्लास दे रहा हूँ, ये जो क्लास है दोस्तों अपनी इतिहास की क्लास है, ठीक है, हिस्ट्री की क्लास है दोस्तों। अब थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 40 क्वेश्चन है। वो 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में 10% तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। 10 पेपर तो आपके बोर्ड पेपर में मिल ही जाएंगे। तो इनको अच्छे से आपको याद करना है दोस्तों। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी दोस्तों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार क्लास को सभी शेयर करिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ही बताऊंगा दोस्तों, इनको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। चलो तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, फटाफट सभी शेयर कर दीजिएगा। चलो, और आपके बोर्ड परीक्षा में देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वो देखिएगा। अब यहाँ पर प्रमुख आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है पहला क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आपका जो है वो पेपर बनेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए जो पहला क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है कि सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है लोथल, ये निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? लोथल जो है ये निम्न में से किस राज्य के अंदर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जैसे हरियाणा है, गुजरात है, पंजाब है, इसके अलावा राजस्थान दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल लोथल निम्न में से किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप भी आंसर देते रहिएगा लाइव चैट के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर एक बार सभी फटाफट करिएगा। जो लोथल है ये किस राज्य में है? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, बी, गुजरात। गुजरात में है दोस्तों लोथल। आपको प्रमुख पूछा जा सकता है कि जैसे गुजरात के प्रमुख स्थल है लोथल है, धोलावीरा है, सूतकोटड़ा है, रंगपुर है, नागेश्वर है, ये सब स्थल गुजरात के अंदर ही हैं। राजस्थान में तो प्रमुख 3 स्थल है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, इसके अलावा रंगमहल है। और आपको प्रमुख ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा से जैसे प्रमुख स्थल मिले थे बनावली है, मित्तातल है, राखीगढ़ी है, भगवानपुर है। तो इनमें से कोई भी स्थल आपको पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा स्थल किस राज्य में है, ठीक है। तो गुजरात का पता चल गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पंजाब। तो पंजाब में तो ध्यान रखना दोस्तों, एक स्थल है रोपड़, जो भारत का पहला खोजेगा स्थल है रोपड़, ठीक है। रोपड़ पंजाब के अंदर है, प्रमुख स्थल मिले थे। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का उत्खनन आरंभ किसने किया था? प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा इसको अच्छे से। पूछा है कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का उत्खनन किसने आरंभ किया था? बीबी लाल, दयाराम साहनी और SR राव या REM वेल्लर? बताओ। पूछा है कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का उत्खनन आरंभ किसने किया था? तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक बार फटाफट कमेंट करिएगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही सर्वप्रथम दोस्तों सिंधु सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था। बिल्कुल दयाराम साहनी हो जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों चंद्रगुप्त, और दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, और तीसरा ऑप्शन है अशोक, और चौथा दे रखा है कि उपयुक्त सभी। तो बताओ भारत के किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट होगा? भारत का नेपोलियन। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी नजर आ रहा है समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। आप कॉल मत कीजिएगा, कॉल कर रहे हैं कई दोस्त, ठीक है, कॉल ना करें। चलो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है दोस्तों। देखिएगा, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास या ज्ञानोपदेश। पूछा है प्रश्न
कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको नजर आ रहा है सी, इतिहास। ठीक है, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इतिहास की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। किस श्रेणी में रखा गया है? इतिहास की श्रेणी में आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला कि प्रसिद्ध यात्री बर्नियर जो है वो कहाँ का निवासी था? बताओ, फ्रांस, मोरको, समरकंद या इटली? बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि प्रसिद्ध यात्री बर्नियर कहाँ का निवासी था। प्रसिद्ध यात्री बर्नियर कहाँ का निवासी था? बिल्कुल हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस। चलो अगला देखिएगा, अगला 5वां दे रखा है कि प्रसिद्ध यात्री बर्नियर कहाँ का निवासी, ये हो गया, चलो फ्रांस का हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों दिल्ली, लखनऊ, मेरठ और अजोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों को स्थानीय समूह को क्या कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कि राय, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कुदरी चेटी और तीसरा ऑप्शन दे रखा है गजपति और चौथा ऑप्शन दे रखा है अशोपति। बताइएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? बताओ, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट हो जाएगा, कुदरी चेटी। कुदरी चेटी कहते हैं दोस्तों, और विजयनगर के जो शासक है वो स्वयं को अपने आप को राय कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां कि निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी? बताओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड डलहौजी ने? किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, थॉमस मुनरो ने। अगला दे रखा है 9वां क्वेश्चन कि 1853 का मुख्य वर्ष, 1853 का जो वर्ष है वो मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? बताओ, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है राजधानी परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कलकत्ता पर अंग्रेजों का नियंत्रण, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मद्रास पर अंग्रेजों का नियंत्रण, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रेलवे की शुरुआत। तो बिल्कुल यहां पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, रेलवे की शुरुआत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चोरा चोरी नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन? बताओ, चोरा चोरी ये घटना किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? आपको पता होगा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह घटना होती है, चोरा चोरी कांड। तो ये किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो तो फिर हम आगे देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन। आगे क्या दे रखा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई, 12 मई, 13 जुलाई या 15 अगस्त? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको यह बताना है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ कहां से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था, उत्तर प्रदेश मेरठ से। ठीक है, और कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलो तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है कि किस शासक ने धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामती की नियुक्ति की थी? बताओ, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अशोक, चंद्रगुप्त, और आगे दे रखा है हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बताओ, किस शासक ने धम्म के प्रचार के लिए महामती की नियुक्ति की थी? बिल्कुल हो जाएगा अशोक महान, जो मौर्य वंश का एक महान शासक था। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त हैं, लेकिन महान शासक पूछा जाए तो फिर हमें अशोक ही करना है। चलो फिर हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो आगे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं दोस्तों वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें देखो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन ले लिए। जैसे 13वां क्वेश्चन है आपके सामने कि श्री गुरु नानक जी के विषयों को खालिस्तान कहा जाता है जिन्हें वे अलग अलग रागों में गाते हैं। अब खालिस्तान में आपको भरना क्या है वो बताइएगा मुझे। बताओ, श्री गुरु नानक जी के विचारों को, यहाँ पर विषय नहीं है, विचारों को खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर विचारों है दोस्तों, ठीक है नहीं? हाँ, इसमें पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर विचार करना है। चलो, श्री गुरु नानक जी के विचारों को खालिस्तान कहा जाता है जिन्हें वे अलग अलग रागों में गाते हैं।
तो बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु नानक जी के विचारों को आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जिन्हें वे अलग अलग रागों के अंदर गाते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तान को स्थायी रूप से बसाने के लिए राजमहल की पहाड़ियों में दामिन ए कोह नाम से भूमि दी थी। बताओ किसको बसाने के लिए? तो यहां पर ऑप्शन आपको क्या करना है, जल्दी से बताइएगा एक बार कमेंट करके। हाँ, संथाल विद्रोह हो जाएगा, संथाल। देखिएगा, संथाल लोगों को बसाने के लिए, स्थायी रूप से बसाने के लिए राजमहल की पहाड़ियों में दामिन ए कोह के नाम से भूमि दी थी। चलो देखते हैं अगला कि बंबई में सचिवालय, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय की इमारतें खालिस्तान शैली में बनाई गई थी। बताओ किस शैली में बनाई गई थी दोस्तों? बंबई में सचिवालय, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार क्लास को आपको पूरी देखनी है। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खालिस्तान में आपको नवगोथिक शैली भरना है। क्या भरना है दोस्तों? यहां पर नवगोथिक शैली आपको भरना है खालिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 ईस्वी में खालिस्तान छावनी में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। बताओ दोस्तों, तो बैरकपुर छावनी करना होगा इसमें, बैरकपुर छावनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में, खालिस्तान के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था बताइएगा। बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? एक बार सभी कमेंट करिएगा, साथ साथ में कमेंट भी आप करते रहिएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे दे रखा है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में खालिस्तान का हमें विवरण प्राप्त होता है। बताओ किसका विवरण हमें प्राप्त होता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइएगा एक बार सभी कमेंट करिएगा फटाफट। फर्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपको, सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें खालिस्तान का विवरण प्राप्त होता है। किसका विवरण प्राप्त होता है? तो देखिएगा बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा एक बार बताइएगा, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो 4 वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों, 4 वर्णों का। 4 वर्ण आपको पता होगा वैसे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये 4 वर्ण है, इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद के प्रथम जो सूक्त है उसमें। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों 4 वर्णों का हमें विवरण प्राप्त होता है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर दोस्तों प्रमुख, जैसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के इसके आंसर नहीं लिख रखे हैं, आपको बताने होंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक शब्द में बता सकते हैं आप बिल्कुल। पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हड़प्पाई बाट। ठीक है, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? जो हड़प्पाई बाट है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल आप सभी हाँ बताइएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल हड़प्पाई जो बाट है वो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। हड़प्पाई बाट दोस्तों चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन आपको अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि हड़प्पाई मूर किस पत्थर से, हड़प्पाई मूर किससे बनाई जाती है? तो हड़प्पाई मूर दोस्तों सेलगढ़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है, और हड़प्पाई बाट जो है वो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश में राजाओं के नाम से पहले माताओं का नाम लिखा जाता था? किस राजवंश में राजाओं के नाम से पहले माताओं का नाम लिखा जाता था? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा सातवाहन वंश। बिल्कुल सातवाहन वंश हो जाएगा दोस्तों। चलो फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर V.S. सुतंकर। V.S. सुतंकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था दोस्तों महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक माने गए हैं। ठीक है, श्लोक हैं। हाँ, महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है? तो भाट सारथी। महाभारत के मूल कथा के रचयिता पूछा जाए तो भाट सारथी करना है।
और महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया है वो V.S. सुतांकर ने किया है। चलो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि प्रसिद्ध यात्री अल बिरूनी का जन्म कब और कहां हुआ था। अल बिरूनी का जन्म आप सभी को पता होगा, अल बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था 973 में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था 973 में। ये आपको ध्यान रखना, अल बिरूनी का जन्म पूछा है कि अल बिरूनी का जो जन्म है वो कब और कहां हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे प्रमुख जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, बताइएगा कि इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था दोस्तों। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था, आंसर बताइएगा एक बार फटाफट मुझे। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि कबीर की वाणी, देखिएगा कबीर की वाणी जिन पुस्तकों में संकलित है उनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों। कौन सी दो पुस्तकें हैं वो आपको बतानी है। तो आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे कबीर साकी हो गई, इसके अलावा दोस्तों कबीर बीजक हो गई। ये प्रमुख, जैसे कबीर बीजक को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें साकी शब्द और मैनी का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि बासवाना के अनुयायी क्या कहलाते हैं। बासवाना के अनुयायी जो है वो क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बासवाना के अनुयायी। तो बासवाना नामक एक ब्राह्मण था जिसने कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किया था। ठीक है, बासवाना नामक ब्राह्मण नाम सुना होगा। तो इसमें यह प्रश्न पूछा है कि जो बासवाना के जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं। तो बासवाना के अनुयायी कहलाते हैं वीर शैव या फिर लिंगायत। ठीक है, वीर शैव या लिंगायत। लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा कि बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा, बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इस्तकमरारी बंदोबस्त कब व किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो इस्तकमरारी जो बंदोबस्त है दोस्तों वो 1793 में लागू किया गया था बंगाल में। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में, ठीक है, बंगाल में धनी किसानों को किस, पूछा गया कि बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था। बताओ इसका आंसर मुझे बताएंगे आप। जोतदार, जोतदार ही होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अभी 2 मिनट रुकिएगा, अगला क्वेश्चन भी लाते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हम किसको पकड़ के लाए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन चलो इसको ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पूछा है कि अग्रहार, अग्रहार से क्या तात्पर्य है। अग्रहार से क्या तात्पर्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्रहार से क्या तात्पर्य है, अग्रहार से क्या तात्पर्य है बताइएगा। अग्रहार से क्या तात्पर्य। अग्रहार आपको नजर आ रहा है। अग्रहार तो फूलों की तरह माला में पिरोए हुए घरों की श्रृंखला को, फूलों की तरह माला में पिरोए हुए घरों की श्रृंखला को हम अग्रहार कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। ऐसी वंश परंपरा जिसमें पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है, पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से जो चलती परंपरा है वो जो है पितृवंशिकता कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। पितृवंशिकता एक है, मातृवंशिकता एक है, पितृवंशिकता ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पितृवंशिकता, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आपको याद करना है। और आगे मैं बात करता हूं यहाँ पर भक्ति और सूफी परंपराओं को जानने के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जैसे मैं फटाफट करवा रहा हूं कि लोटल मेल की 2 विशेषताएं बताइएगा। जो लोटस मेल है इसकी कोई 2 विशेषता आपको बतानी है और ये भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोटस मेल की 2 विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ जोतदार से क्या अभिप्राय हैं। जोतदार से क्या अभिप्राय हैं। धनी किसान वर्ग को क्या कहते हैं, जोतदार कहते हैं। जोतदार से क्या अभिप्राय, ये भी पूछा जाएगा। और आगे बात करें लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत क्या था। लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत था हड़प सिद्धांत। ठीक है, ये क्या था इसके बारे में आपको बताना है। और बर्डियर के शिविर नगर की विशेषता क्या है।
बर्नियर के सीवीर नगर की विशेषता क्या है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, बर्नियर के सीवीर नगर की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता कालीन शहरों की जल निकासी व्यवस्था का वर्णन कीजिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कालीन शहरों की जल निकासी व्यवस्था का वर्णन कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है कि यहां पर ये कॉल, आप कॉल ना करें, कॉल कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। ठीक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन था कि बर्नियर ने सीवीर नगर की क्या विशेषता बताई है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। सबको पता है महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है कि महाभारत की रचना हजारों वर्षों तक होती रही। ठीक है, इसमें हजारों वर्षों तक नए नए प्रकरण जुड़ते गए। ठीक है, इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि लगातार गति कर रहा है। चलो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे जो प्रमुख जो क्वेश्चन लिया गया है वो इसमें यह लिया गया है कि जैसे आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो ये बड़े नंबर के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख जल संपदा। ठीक है, इसके बाद हम और आगे प्रमुख जो बड़ा क्वेश्चन है वो लिया है हमने। प्रमुख जैसे आपको करना है कि जैसे भारत के मानचित्र में जैसे निम्न ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाना है, जिसमें धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, पाटलिपुत्र ये दे रखे हैं। धोलावीरा गुजरात में ही है, ठीक है, और लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिएगा। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली दे रखा है, तो इनको अंकित करना है। अब यहाँ पर जो लास्ट मैंने जो क्वेश्चन लिया है 40वां क्वेश्चन, वो ये है कि पर्यायिक प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिएगा। जो पर्यायिक प्रशस्ति, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पर्यायिक प्रशस्ति की रचना जो है वो किसने की थी, हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, पर्यायिक प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 40 फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, इनको अच्छे से आपको याद करना है। और मैं कहता हूं दोस्तों इनमें से प्रमुख आपको 10 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड पेपर में जरूर मिल जाएंगे। इनको सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करना है। ये 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बड़े क्वेश्चन जो है वो प्रमुख हमने देखे थे, 7-8 ही तक बड़े क्वेश्चन थे, बाकी जो प्रमुख छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।